प्रणाम प्रिय विद्यार्थियों। आज परीक्षा उपयोगी विविध तथ्य की 6ठी सीरीज करेंगे। डसों के द्वारा पुलिकट में पेगोडा नामक सिक्के का प्रचलन किया गया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र दे दिया गया। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। इसका उद्देश्य अपने व्यापार करना था और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से अपना एक दूत था कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा कंपनी को पश्चिमी तट पर स्थित सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की अनुमति दे दी। 1605 ईस्वी में कंपनी के दूत टॉमस रो ने तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर से मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा फैक्ट्रियों के दुर्गीकरण करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1622 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार सालस द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी से होने के बदले पुर्तगालियों को दहेज के रूप में बम्बई दे दिया गया। 1622 में ब्रिटेन की राजकुमार सालस द्वितीय की शादी है वो पुर्तगाली राजकुमारी से हो जाने के कारण पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बम्बई उसको ब्रिटेन वालों को दे दिया। ब्रिटिश कंपनी ने मद्रास में स्थित अपने व्यापारिक केंद्र की किलेबंदी कर उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। सूतानाटी, कोलकाता और गोविंदपुर को मिलाकर जॉब सारनाक ने कलकत्ता की नींव डाली तथा यहाँ फोर्ट विलियम्स नामक किले का निर्माण करवाया। 1717 ईस्वी में कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखशियर से एक फरमान द्वारा बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करके उसके बदले कंपनी को सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्कों से मुक्त कर दिया। 1717 में ये बात हुई थी फर्रुखशियर के द्वारा। डैन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। सेरामपुर डैनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो है 1664 ईस्वी में हुई और फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना है जो 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। जल्दी ही फ्रांसीसियों ने कलकत्ता के नज़दीक स्थित चंद्रनगर में तथा पांडिचेरी में अपना स्थिति मजबूत की। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में स्थित कारखाने में किलेबंदी कर फोर्ट लुई नाम दे दिया। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़े गए युद्ध को कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। 1746 से 1748 ईस्वी में हुए प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच चल रहा 7 वर्षीय युद्ध था। 1749 से 51 के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण कर्नाटक तथा हैदराबाद की सत्ता प्राप्ति हेतु चल रहा संघर्ष था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक में संदा साहब तथा हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को अपना समर्थन दिया। वही उधर अंग्रेजों ने है जो कर्नाटक के अनवरुद्दीन तथा हैदराबाद के नासिर जंग को अपना पक्ष दिया। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद शुरू होती है। राजनीतिक सत्ता की जो शुरुआत होती है वो प्लासी युद्ध के बाद होती है। बंगाल उस काल में भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था तथा यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक हेतु भी जुड़े हुए थे। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने एक शाही फरमान के द्वारा बंगाल में अंग्रेजी कंपनी को बिना कोई सीमा शुल्क चुकाए व्यापार करने की आज़ादी प्राप्त कर ली तथा साथ ही यहाँ की मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी करने का अधिकार प्राप्त भी कर लिया। कंपनी के कर्मचारियों इस दस्तक का दुरुपयोग करके निजी व्यापार
में कर न चुका करते थे। अलीवर्दी खां के पश्चात 10 अप्रैल 1776 ईस्वी को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां के पश्चात 10 अप्रैल 1776 को सिराजुद्दौला है जो बंगाल का नवाब बनता है। पलासी युद्ध के विजय के उपरांत मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। पहले तो था अलीवर्द खां और उसके बाद है वो पलासी के युद्ध के बाद में बनता है मीर जाफर। मीर जाफर के प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप तथा कंपनी के अधिकारियों के द्वारा की जा रही बेतहाशा के मांग के मद्देनजर कंपनी के नवाब से है जो उसमें संघर्ष संबंधों में कटुता आ गई। फलस्वरूप अक्टूबर 1760 ईस्वी में मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए अंग्रेजों ने दबाव डाला। उसका दामाद था मीर कासिम, उसको गद्दी पर बिठाने के लिए उन्होंने दबाव डाला। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन का निर्माण भी कर लिया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजी सेना तथा इस गठबंधन के जो सेना थी इसके मध्य बक्सर का मुठभेड़ हुआ जिसमें अंग्रेजों की विजय मिलती है। 22 अक्टूबर 1764 है जो बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में विजय के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निर्विवाद शासन बन गई और अवध उसकी दया का मोहताज बन के रह गया। क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ भी संधि कर ली, जिसके तहत मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दे दिए। बंगाल में कंपनी के द्वारा दीवानी तथा निजामत दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त कर लिए। उसके पश्चात वैद्य शासन की शुरुआत उसने करी। हालांकि दीवानी व निजामत संबंधी वास्तविक शक्ति कंपनी के पास रही, किंतु दीवानी व निजामत संबंधी कार्यों का निष्पादन है वो भारतीय के माध्यम से करवाती थी। इस तरह कंपनी का बंगाल की सतह पर पूर्णतः है जो स्थापित शासन हो जाता है। भारत से धन बहिर्गमन की शुरुआत 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के बाद हुई। 1758 से 1765 ईस्वी के बीच में 60 लाख पाउंड धन इंग्लैंड भेजा गया। 1757 जो पलासी का युद्ध हुआ उसके बाद में 1758 से 1765 के बीच में लगभग 60 लाख पाउंड धन इंग्लैंड भेजा गया। बंगाल से प्राप्त होने वाले राजस्व से भी भारतीय माल को खरीदा जाता था और विदेशों में अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता था। भारतीय धन के इस बहिर्गमन के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम प्रयास है वो दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 ईस्वी में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में किया। अंग्रेजों के द्वारा भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य था भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित कच्चे माल को बंदरगाहों तक जोड़ना तथा ब्रिटिश शासकों के खिलाफ होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए सेना को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना। 1853 ईस्वी में बम्बई व ठाणे के बीच में पहली रेल सेवा शुरू की गई। 1853 ईस्वी में कलकत्ता व आगरा के बीच में तार लाइन का विकास किया गया। डलहौजी ने डाक टिकट का प्रचलन करवाया तथा आधुनिक डाक प्रणाली का विकास किया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल एवं बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इस व्यवस्था के तहत जमींदार तथा मालगुजारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बना दिया गया। इस भू बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में 19% क्षेत्र शामिल थे। रहतवारी बंदोबस्त व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड थे। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर तमिलनाडु में बारह महल में लागू किया गया। तमिलनाडु के बारह महल में लागू किया गया। इससे काश्तकार को जमीन का मालिक बना दिया गया तथा 20-30 वर्षों पर लगान का पुनर्निर्धारण कर लिया जाता था। ये व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू हुई थी।
यह ब्रिटिश भारत के कुछ भूभाग का कुल भूभाग का 51% हिस्से पे सबसे बड़े पे थी, जो रेतवारी प्रथा थी। दक्कन के कुछ हिस्से, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से में जमादारी प्रथा का ही एक संशोधित रूप, जिसे मालवाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्से में लागू किया गया। भारत में ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना था, ताकि ब्रिटिश शासन को स्थायित्व प्रदान किया जाए। भारत में नागरिक सेवा के जन्मदाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले युवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की गई। कंपनी के निर्देशकों ने आगे चलकर 1806 ईस्वी में कलकत्ता की जगह इंग्लैंड में हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की तथा यहीं से प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 1853 के बाद नागरिक सेवा से संबंधित सारी नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से होने लगी। भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। प्रत्येक जिले में जिला सुपरिटेंडेंट का पद सृजित किया गया तथा सुपरिटेंडेंट पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रधान होता था। कॉर्नवालिस के द्वारा प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत का गठन किया गया, जिसका प्रमुख जिला जज होता था तथा इस जिला जज की नियुक्ति नागरिक सेवाओं के जरिए की जाती थी। फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीजनों में बांट दिया। हर डिवीजन में एक क्षेत्रीय न्यायालय की स्थापना की। फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, उनको 4 डिवीजनों में बांट दिया। हर डिवीजन में एक क्षेत्रीय न्यायालय की स्थापना कर दी। धन्यवाद।